नाज़रीन, इस वक्त लड़ाई की सबसे बड़ी खबरें वेस्ट बैंक से आ रही हैं, यानी मगरबी किनारे में इस वक्त बहुत बड़े इस्राएली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मुनज़्ज़म हमले किए गए हैं। एक एक शहर में एक ही वक्त में ये हमले किए गए हैं और इससे पहले 6 महीनों की जंग में वेस्ट बैंक में इस लेवल के हमले नहीं हुए हैं। इस्राएली काफिलों को, इस्राएली आर्मी बसेस को, उनकी चेक पॉइंट्स को, उनकी फौजी गाड़ियों को और उनके जो मुख्तलिफ वहां पर मिलिट्री साइट्स हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। और तमाम शहरों में, जितने भी वेस्ट बैंक के बड़े शहर हैं, हर एक शहर में ये हमले हुए हैं। एक ही टाइम पर हमले हुए हैं, यानी एक ही टाइम पे तमाम मुख्तलिफ शहरों में ये महाज खोला गया है और इसमें इस्राएली फौज की बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और नाज़रीन, इतनी बड़ी वहां पर ये मुनज़्ज़म जंग शुरू हो गई है कि इस्राएली मीडिया ये लिखने पर मजबूर हुआ है, सबूत भी आपके सामने रखेंगे, कि वो लिटरली वेस्ट बैंक से अपना कंट्रोल खो रहे हैं, क्योंकि एक एक शहर से उनको मार भगाया जा रहा है। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस उन पर हो रही है कि वो पीछे दौड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कैजुअलिटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं वेस्ट बैंक के अंदर इस्राएली फौज की। तो आज वो लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर कोई बड़ा इकदाम इसराइल की जानिब से ना उठाया गया तो सूरत हाल जिस तरह से वहां पर डेवलप हो रही है, दे आर लिटरली लूजिंग वेस्ट बैंक आफ्टर गाजा। और इसमें खबर यह भी है कि जो फलस्तीनी जंगजू हैं जिन्होंने ये ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं, उनमें से कुछ की शहादतें भी हुई हैं। यानी ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका वेस्ट बैंक में पूरा कंट्रोल था और है ऑलमोस्ट, अभी तक तो कंट्रोल पूरी तरह से है, यानी अभी तक तो मज़ामती तहरीक ने कंट्रोल नहीं ना संभाला। तो जगह जगह पर उनकी चेक पॉइंट्स हैं बहुत बड़ी तादाद में। यानी इसराइली मीडिया ये बताता है कि गाजा से भी डबल फोर्सेस उन्होंने वेस्ट बैंक में तैनात कर दी हैं। तो फलस्तीनियों के लिए भी ये ऑपरेशन करना कोई आसान नहीं है, तो उनको वहां पर भी कुर्बानियां देना पड़ रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, बाकी खबरों में बड़ी खबर आयरलैंड के हवाले से आई है। आयरलैंड जो सबसे ज्यादा फलस्तीन का हिमायती मुल्क समझा जाता है, जिनके वजीर आजम ने बहुत बड़ी तकरीर की बाइडन के सामने खड़े होकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो क्यों फलस्तीन के साथ खड़े हैं, उनको उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो ये दिया है या दिलवाया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन, कुछ अरब मुल्क जो हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमास, हिजबुल्लाह, हौसी और बाकी मुल्क जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं वो किस तरह से हीरो बन गए हैं और उनका जो इमेज है वो किस तरह से तबाह बर्बाद हो गया है और उनके जो प्लान्स हैं वो किस तरह से नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज वेस्ट बैंक से करते हैं। इस वक्त फलस्तीन के पास 2 ही इलाके हैं, एक गजा का है जिसमें इस वक्त बड़ी जंग जो है वो चल रही है, दूसरा है वेस्ट बैंक का जिसके अंदर जो आबादियां हैं इसराइल की वो कायम है, यानी यहूदी बस्तियां यहां पर कायम है। गजा में यहूदी बस्तियां नहीं है। तो यहां पर एक बहुत कम्प्लेक्स सूरत हाल है इसराइल की सिक्योरिटी के लिए, इसलिए जो आबादियां वहां पर कायम की जाती हैं उनको बहुत ही खास तर्ज में बनाया जाता है। यानी दुनिया में लिटरली कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है जो जिस तरह से यहां वेस्ट बैंक में बनाई जाती है। दुनिया में इस तर्ज के ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं बनाई जाती जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी। फिर उन सेटलमेंट से बाहर जाने के लिए खास बसेस का इंतजाम किया जाता है और वो बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ बसेस भी होती हैं उनमें। मतलब एक खास सिक्योरिटी है, क्योंकि साथ साथ तो फलस्तीनियों की बस्तियां भी हैं, तो फलस्तीनी वहां से निकल कर इसराइल पर हमलावर जब उन्होंने होना होता है तो इनकी बस्तियों पर, इनके सेटलमेंट्स पर जाकर हमले करते हैं, तो इसलिए खास सिक्योरिटी। लेकिन उसके बावजूद मतलब आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं जब एक मुनज़्ज़म जिदोजहद आपके खिलाफ शुरू हो जाए, जो कि अब हो चुकी है। तो इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि पिछले 6 महीनों की जंग में इतने बड़े हमले वेस्ट बैंक में नहीं हुए, इतनी मुनज़्ज़म लड़ाई वेस्ट बैंक में नहीं हुई जितनी आज ये हो गई है इन हमलों के साथ। और जब मैं ये हमलों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा आपको आइडिया होगा कि मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल वाक़ियतन इस लेवल पर लड़ाई छिड़ चुकी है और वाक़ियतन उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताऊंगा कि हालात उनके कंट्रोल से निकल चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे बेनियामिन उनका एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर यह खबर आई है कि बहुत मेगा लेवल का ऑपरेशन किया गया है फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक की जानिब से और इसमें इसराइली फौज की हलाकतें हुई हैं। मिसाल के तौर पर इसराइली मीडिया देखिए, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ 3 कैजुअलिटीज इन शूटिंग ऑपरेशन इन बेनियामिन एंड एक्सचेंज ऑफ फायर
इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि इसराइली फौज की कैजुअलिटीज भी हुई हैं और जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, जो लड़ाई है, वो अभी तक जारी है। फिर आप देखिए, इसराइली आर्मी फोर्सेस आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट वन ऑफ द 3 इंजर्ड पीपल फ्रॉम द ऑपरेशन साइट इन बेनियामिन। ठीक हो गया। आगे जरा देखिए, एन इसराइली हेलीकॉप्टर फायर्ड अ मिसाइल टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ द परपेरेटर ऑफ द शूटिंग अटैक इन बेनियामिन। अब ये परपेरेटर इसको कहते हैं कि भाई जो आते हैं आप पर, आपकी स्पेस में घुसकर, आपके इलाके में घुसकर जो आते हैं ना, उनको परपेरेटर कहा जाता है। तो वैसे तो वो उन फलस्तीनियों का ही इलाका है, लेकिन चूंकि जारी बात है वो इनका इलाका है, तो इसलिए उनको परपेरेटर लिख रहे हैं कि वो आए हमारी सेटलमेंट के अंदर, हमारे इलाके में अंदर आकर घुसे और फिर ये ऑपरेशन किया। तो मतलब आप अंदाजा लगाइए, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि किस लेवल पर वहां पर फाइट हुई है, कि वहां पर हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ गया। ठीक है, किस लेवल पर फाइट हुई है। और उस हेलीकॉप्टर ने मिसाइल भी फायर किया है उस लोकेशन की तरफ, क्योंकि ये जो मतलब फलस्तीनी आते हैं ना हमला करने के लिए, ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं होती कि 100-200 जो हैं वो आ गए फाइटर, ये चंद होते हैं, 5-10 मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। तो ये बड़ा शार्पली और बड़ी बहादुरी के साथ ऑपरेशंस होते हैं और उसमें आपकी जान मतलब ऑन स्टेक होती है पूरी तरह से, क्योंकि आपने उनके इलाके में आना है और फिर सेफली वापस भी जाना, तो ये कोई आसान नहीं होता। तो आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कितना बड़ा ऑपरेशन किया कि हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ गया। फिर इस हवाले से, इस हमले के हवाले से आखिरी हेडलाइन देखिए, द परपेरेटर ऑफ द शूटिंग अटैक इन बेनियामिन अपीयर्स टू बी अ मेंबर ऑफ इलीट, कि इसमें जो आए हैं मेंबर मज़ामती तहरीक के, वो इलीट लगते हैं, इलीट जो उनकी तंजीम है उससे ये लगते हैं। एंड नॉट लाइक द प्रीवियस परपेरेटर्स एंड वी आर वन स्टेप, ये वो लाइन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि वी आर वन स्टेप अवे फ्रॉम लूजिंग कंट्रोल, हम सिर्फ एक कदम दूरी पर हैं कंट्रोल खोने के लिए। तो अगर आप कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, तो अब मैं आपके सामने सबूत भी रख दिया कि इतने ज्यादा हालात इसराइली मीडिया लिख रहा है कि खराब हो चुके हैं कि दे आर ओनली वन स्टेप अवे, एक आखिरी दीवार है कमजोर सी जो गिरने वाली है, और उसके बाद वेस्ट बैंक का जो कंट्रोल है वो इनके हाथों से निकल जाएगा और वो इतनी बड़ी फतह होगी कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर फलस्तीनी रियासत के और इनको मुकम्मल तौर पे यानी इसराइल के जो खात्मा है ना, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है, और ये इसको इसराइली मीडिया लिख रहा है। अच्छा, आगे चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिटीज में ये हमले हुए हैं। तो रमाल्ला में जो इस वक्त फलस्तीनी अथॉरिटी का जो दारुल हुकूमत, अगर आप कहें ना कि मतलब फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत क्या है, तो वो रमल्ला है, यहां पर फलस्तीनी अथॉरिटी बैठती है, तो वहां पर भी ऑपरेशन हुआ। अच्छा, नॉर्मली रमल्ला में ऑपरेशंस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हाई ऑफिशियल्स वहां पर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वहां पर नॉर्मली ऑपरेशन, इवन जब लास्ट ब्लिंकन ने विजिट किया था अभी पिछले दिनों में, तो बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन वहां पर जमा हो गए थे। फिर बाकायदा उनको कहा गया कि आप थोड़ा सा रास्ता दें, उनको आने दें, तो वहां पर प्रोटेस्ट भी नहीं होते और शूटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरह के ऑपरेशन वहां पर नहीं होते, लेकिन अब वहां पर भी होना शुरू हो गए हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अ शूटिंग अटैक टारगेटेड एन इसराइली बस नियर द विलेज ऑफ दीरबाजी वेस्ट ऑफ रमल्ला इन द वेस्ट बैंक। ठीक हो गया जी, बिल्कुल एक बड़ी खबर साफ क्लैरिटी के साथ वो बता रहे हैं कि एक आर्मी बस को निशाना बनाया गया है, और इसको दूसरे अंदाज में बता रहे हैं कि 7 सोल्जर्स कैजुअलिटीज इन क्लैशेस विद द पैलेस्टीनियन गनमैन दैट फॉलोड एन अटैक ऑन इसराइली बस वेस्ट ऑफ रमल्ला। 7 सोल्जर्स की वो बता रहा है कि वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, ये जो रमल्ला में अटैक किया गया, तो ये एक अलग उनके मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो शहर है उसमें हमला हो गया। अब जरा जैनन में आ जाते हैं। जैनन में नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि इंजरीज अमंग द रैंक्स ऑफ द ऑक्यूपेशन आर्मी, यानी कि जस्ट सोल्जर्स नहीं मारे जा रहे हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि इस तरह के हमले पूरी 6 महीनों की जंग में नहीं हुए, तो आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह के हमले हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट किए हैं, इतने मुनज़्ज़म हमले। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि रैंक्स में कैजुअलिटीज हुई हैं, यानी जस्ट सोल्जर्स नहीं हैं बल्कि इसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इंजरीज अमंग द रैंक्स ऑफ द ऑक्यूपेशन आर्मी आफ्टर देयर व्हीकल्स were targeted with an explosive devices and gunfire
नियर शेख मर्ज इब्ने अमर नियर जैनन। तो ये एक जैनन में बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर जो आर्मी की व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसमें ना सिर्फ फौजी मौजूद थे बल्कि उनके ऑफिसर्स भी मौजूद थे। तो ये एक मैसिव एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ ये हमला हुआ है। फिर नाज़रीन आप जरा ये खबर देखिएगा और इससे आपको और तसल्ली होगी और आपको सूरत हाल खुलकर सामने आएगी कि एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा है। जरा सुनिएगा। होम मेड ग्रेनेड वाज थ्रोन एट द ऑक्यूपेशन चेक पॉइंट्स इन हवारा साउथ ऑफ नेबलस। होम मेड ग्रेनेड, ये क्या फलस्तीनियों ने अपने घर में फैक्ट्रीज लगा रही हैं होम मेड ग्रेनेड की। तो ये असल बात जो समझने वाली है कि सूरत हाल वहां पर किस तरह से डेवलप हो रही है कि जो आम फलस्तीनी हैं जो कि किसी मतलब तंजीम फतह में या हमास में नहीं थे या किसी दूसरी इस्लामिक जहाज वगैरह किसी में भी नहीं थे, वो आम जैसे वाकई फलस्तीनी हैं। तो अब उन्होंने जो है बाकायदा स्टेप लिया है और वो मैदान में आए हैं और बेशक वसाइल की कमी है तो होम मेड ग्रेनेड्स हैं वो भी उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो जिस तरह का वो असलिया बना सकते हैं वहां पर वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वसाइल की कमी है, बहुत सारी चीजों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद लड़ा जा रहा है क्योंकि ना ही दिलेरी की कमी है और ना ही जज्बे की कमी है। अच्छा जी आगे चलिए। रेजिस्टेंस फाइटर्स इंगेज इन वायलेंट क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन सिटी ऑफ तुबस। तो आप देखते जाइए एक एक शहर की तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर इसराइली मीडिया लिख रहा है, इसराइली मीडिया टॉक अबाउट द मर्टायर ऑफ द परपेट्रेटर ऑफ द अटैक बेंजामिन। अब ये वो वापस जो सबसे पहला हमला हमने आपको बताया उसमें इसराइली मीडिया बता रहा है कि जो आए थे फलस्तीनी उनकी शहादतें हुई हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कोई आसानी से नहीं लड़ा जा रहा। ऐसा नहीं है कि वो आते हैं और आकर वो इनको मार के चले जाते हैं, उनमें से कुछ की शहादतें भी हो रही हैं। आसान तो नहीं है इनके इलाके में घुसना और फिर वापस चले जाना। अच्छा फिर नाज़रीन अगला अगर आप हमला देखें तो ये वो एक मैसिव लेवल के हमले के बारे में बता रहा है कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये हमले हुए हैं। वो बता रहा है जी अवर मुजाहिदीन कैरिड आउट शूटिंग ऑपरेशंस टारगेटिंग एनिमी क्राउड्स एंड न्यू साइट्स इन द नॉर्थ एंड सेंटर ऑफ द वेस्ट बैंक। अल कसाम ब्रिगेड बिल्कुल साफ अल्फाज में बता रही है कि हमने नॉर्थ और सेंटर में बहुत बड़े डिफरेंट जगह पर शूटिंग ऑपरेशंस किए हैं और इनमें वो नई आर्मी साइट्स भी शामिल हैं जिनको इससे पहले टारगेट नहीं किया गया था। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबूतों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर एस्केलेशन हो रही है, ज्यादा मुनज़्ज़म लड़ाई शुरू हो गई है और इसराइल के हाथों से कंट्रोल निकल रहा है। फिर नाज़रीन आप देखिए आवर फाइटर्स वर एबल टू टारगेट अ नंबर ऑफ व्हीकल्स विद एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कॉजिंग डायरेक्ट हिट्स। कि उनकी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनको एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। अब हमास की इस ये जो नई जिदोजहद शुरू हुई है, नई लड़ाई शुरू हुई है, उस पर भी स्टेटमेंट सामने आई है। बेंजामिन में जो बड़ा एक हमला हुआ है उसके हवाले से भी स्टेटमेंट सामने आई है। हमास ये कह रही है वी अफर्म दैट आवर पीपल्स रेजिस्टेंस टू द ऑक्यूपेशन एंड इट्स सेटलर्स विल नॉट स्टॉप। हम ये बिल्कुल इस बात को यकीनी करते हैं कि जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारे फलस्तीनियों की स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ामत है, वो रुकने वाली नहीं है। ये हमास कह रही है। वी ब्लेस, सुनिएगा आप देखिए कि ये किस तरह से वहां पर एक वेव पूरी तरह से आ रही है। वी ब्लेस द क्वालिटेटिव रमल्ला ऑपरेशन which came as a natural response to the continuous crimes and massacre of the occupation in the Gaza Strip। अब हमास ये बता रही है कि ये नेचुरल रिस्पॉन्स है कि यानी आप फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं तो ये नहीं है कि वो हमारी तंजीम में आकर शामिल होकर फिर हमले कर रहे हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है कि फलस्तीनी जगह जगह से उठ रहे हैं, अपने तौर पर उठ रहे हैं और आकर वो हमले करना शुरू हो गए हैं। ये ऐसा नहीं कि वो हमारे ही फाइटर्स हैं जो सारे ये हमले कर रहे हैं, ये आम पब्लिक का रिएक्शन है और ये नेचुरल रिएक्शन है। जितना जुल्म बढ़ाते जाएंगे उनका जो रिस्पांस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त वेस्ट बैंक की सूरत हाल है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा जो मैंने आपको बताया कि पूरे 6 महीनों के जंग में इस तरह के मुनज़्ज़म हमले नहीं हुए और आज इसराइली मीडिया भी बता रहा है, हमास भी इस चीज़ को कन्फर्म कर रही है कि ये एस्केलेशन अब आगे बढ़ेगी। अब ज्यादा मामला जो है वो वेस्ट बैंक में खराबी की तरफ जाएंगे और सारी दुनिया इंक्लूडिंग CIA का डायरेक्टर ये कह चुका है कि गजा से ज्यादा जो इन्फ्लेमेटरी सूरत हाल है वो वेस्ट बैंक के अंदर है। वेस्ट बैंक से जो लावा फटना है ना, वो देखें मस्जिद अक्सा कहां पर है, वो वेस्ट बैंक में, वो यरूशलेम में है। तो सबसे ज्यादा हसास मामला यरूशलेम का है, वहां पर लड़ाई का है, वेस्ट बैंक का है। तो वहां से जो लावा फटने वाला है वो फिर बहुत दूर तक जाने वाला है। और उसमें एक और चीज नोट करें, गजा में तो जो वहां पर फाइटर्स हैं या फलस्तीनी, उनकी एक्सेस नहीं है इसराइल तक।
وہ تو غزہ کے اندر ہی ہے نا, وہاں پر تو ان کی بستیاں نہیں ہیں, تو ان کی بستیاں کہاں ہیں؟ ویسٹ بینک میں. تو وہاں پر جب صورتحال بگڑے گی, یعنی سیکیورٹی کولیپس ہوگی ان کی, تو پھر یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی کہ مطلب ان کے ڈور سٹیپ پر یہ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ڈور سٹیپ پر اسرائیلی چیک پوائنٹس ہیں, وہاں پر ان کے سائٹس ہیں, ان کے سیٹلرز ہیں, تو یہ کیسے اس سیکیورٹی کو مینٹین کریں گے؟ ٹھیک ہے, غزہ میں تو ایکسیس ہی نہیں ہے ان کو, یہ تو ان کے ڈور سٹیپ پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہاں کہاں سے نکل کر آ کر ان پر حملے کریں گے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, پھر ناظرین پہلے ہم آئرلینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا, ان کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ دنیا میں بہت ایک ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے, پھر لیبنن کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے, اور جو عربوں کا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی بتائیں گے. ناظرین, آئرلینڈ جو ہے نا, یہ دنیا میں فلسطین کا سب سے بڑا حمایتی ملک سمجھا جاتا ہے, اور اس کی جو روٹس ہیں وہ 100 سال پیچھے تک جاتی ہیں, یعنی بہت پیچھے تک اس کی روٹس جاتی ہیں, اور اسی لیے اس کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے فلسطین کے ساتھ. اگر یعنی یورپ میں دیکھیں تو ٹاپ آف دی لسٹ آپ کو آئرلینڈ نظر آئے گا, اور یہ آج سے حمایت نہیں کر رہا, بہت پہلے سے حمایت کر رہا ہے. تو آئرلینڈ جو کہ یو کے کا یعنی برطانیہ کے کنگڈم کا حصہ ہے, ان کا فیڈرل کے ساتھ اس کا الحاق ہے نا, تو یہ آئرلینڈ یو کے کا حصہ ہے. تو ان کی یہ جو حمایت ہے نا فلسطین کے لیے بہت چبھتی ہے اسرائیل کو, جیوز کو بہت زیادہ چبھتی ہے. اب اس کی اگر میں صرف ایک نسبت پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑی نسبت کیا ہے. ناظرین, جو بالفور ڈیکلیریشن ہوا تھا 1917 میں, یہ بالفورڈ ان کا ایک بڑا سمجھ لیں کہ جس طرح نمائندے برطانوی سلطنت کے ہوتے تھے, تو اسی طرح ایک بالفورڈ تھا, اور اس وقت بالفورڈ کہاں پر تھا؟ وہ آئرلینڈ میں تھا. یعنی آئرلینڈ غلامی میں تھا کس کی؟ یو کے کی, برطانیہ, گریٹ بریٹن کی غلامی میں تھا, اور اس میں برطانیہ کا نمائندہ کون تھا؟ بالفورڈ. اب بالفورڈ نے پوری طرح سے مخالفت کی تھی اور پورا زور لگایا تھا کہ آئرلینڈ جو ہے وہ آزادی حاصل نہ کرے. اچھا, سیم ٹائم پہ بالفورڈ نے اسرائیلیوں کے لیے وہ معاہدہ کروایا اور ان کو یہ زمین لے کر دی. ٹھیک ہے, تو یہ جو آئرش پیپل ہے نا, آئرلینڈ کے لوگ ہیں, وہ بالفورڈ سے بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ اس وقت تو ان کا جو معاہدہ ہے وہ یو کے ساتھ ہے, مطلب کئی سالوں سے, دہائیوں سے وہ ان کا جو الحاق ہے, جو ان کا الحاق ہے وہ برطانیہ کے ساتھ, برطانیہ کی سلطنت کا وہ حصہ ہے. لیکن بالفورڈ کے حوالے سے وہ بہت بری رائے رکھتے ہیں, اور اسی لیے ایک یہ مطلب بالفورڈ نے ادھر اسرائیلیوں کو زمین لے کر دی, اور ان کے جو ہے نا وہ مخالفت کی, ان کی آزادی کی. پھر یہ بھی ہے کہ آئرش پیپل چونکہ خود غلام رہے ہیں, تو غلامی کی جو تکلیف اور درد ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں. یعنی جیسے نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ ہے, وہ اس لیے کھڑا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم نے غلامی برداشت کی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ غلامی اور ظلم کیا ہوتا ہے, اس کو فیس کرنا کیا ہوتا ہے. جیسا کہ ان کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی بائیڈن کے سامنے, اس میں انہوں نے کہا کہ وی سی آور ہسٹری ان دا آئیز آف دا پیلسٹینین, ہم اپنی جو تاریخ ہے وہ فلسطینیوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں. اچھا, تو جناب ہوا کیا ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بائیڈن کے سامنے تقریر کی, اور بڑی دھواں دھار تقریر تھی. یورپ کا کوئی لیڈر بائیڈن کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی تقریر نہیں کر سکا. تو اس تقریر کو بہت زیادہ سراہا گیا دنیا بھر میں, یورپ میں خاص طور پر, اور یہ ہے کہ انہوں نے بڑے دھڑلے اور کے ساتھ کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد اور فلسطینی ریاست کے لیے جاری رکھیں گے. مثال کے طور پر یہ ایک سروے آپ دیکھیے, آئرش پیپل کس طرح سے لو کرتے ہیں فلسطین کے ساتھ. 80% Irish people support Palestine as protest to take place in the city. اچھا, پھر جو آئرش کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے جان ایف کینیڈی کا بھی ذکر کیا. یہ 1963 کی ایک تقریر تھی امریکی صدر کی, جان ایف کینیڈی کی 63 کی تھی یا 60s میں ہی یہ تقریر تھی, ایگزیکٹ سال مجھے یاد نہیں ہے. تو اس وقت وہ آئرلینڈ میں آئے تھے, اور آئرلینڈ میں انہوں نے تقریر کی تھی کس کے حوالے سے؟ فلسطین کے حوالے سے. تو جو آئرلینڈ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس اپنی بائیڈن کے سامنے ہونے والی تقریر میں اس تقریر کا بھی ذکر کیا جان ایف کینیڈی نے, کہ اس نے کیا کہا تھا ہمارے ملک میں کہ غزہ کے لوگوں کی کس طرح مدد کرنی چاہیے. وہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. And tonight let us all reflect on the words of the President Kennedy when he urged us to do the most important work of peace in protecting the weak and small. کہ جب جان ایف کینیڈی نے کہا کہ ہمیں سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ورک ہے امن کے لیے کرنا چاہیے, کیا؟ ویک اور سمال جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ایز ہی سیڈ ان دا آئرش پارلیمنٹ فرام کورک ٹو کانگو, فرام گیلوے ٹو دا گازا اسٹرپ, کہ ہمیں سمال اور ویک کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. کہاں؟
गैलवे में, कोंगो में एंड टू द गाजा स्ट्रिप के, वहां पर जो कमजोर और मजलूम हैं उनकी हमने हिफाजत करनी है। तो ये उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के जो अल्फाज हैं जो आयरिश पार्लियामेंट में उन्होंने 60s में कहे थे, उनको जो है वो कोट किया। तो बड़ी बात करने का मकसद यह है कि बड़ी धड़ल्ले के साथ उन्होंने फलस्तीन की सपोर्ट की। लेकिन इस तकरीर के 2 ही दिनों बाद आयरलैंड के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ना उनके खिलाफ कोई बगावत है, ना कोई ऐसी तहरीक चल रही है, ना कोई पॉलिटिकल केओस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से वो इस्तीफा दे देते हैं। अब ये बात अभी तक बहुत मशकूक बनी हुई है कि इसका डायरेक्ट जो लिंक जा रहा है वो इस तकरीर के साथ जा रहा है कि क्या जबरदस्ती आयरलैंड के वज़ीर आज़म से ये इस्तीफा लिया गया है, क्या यहां पर एक बार फिर सुन्नी लॉबी मुतहरिक हुई है और उसको ये तकरीर बहुत ज्यादा चुभी है कि बाइडन के सामने खड़े होकर, और उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में खास तौर पर। तो अब ये अभी इस हवाले से चीजें आना सामने है, लेकिन बात करने का मकसद ये है, आप इस जंग को जरा समझिए। ये जंग किस किस फ्रंट के ऊपर लड़ी जा रही है भाई। आज मुझे बताइए, जो मैं आपको कहता था कि ये जंग मतलब कई हुकूमतें जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी, तो ये तो बेशक फलस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन जंग अब इतनी वाइड हो चुकी है कि कोई हुकूमतें इसकी वजह से जा रही हैं, कुछ हुकूमतें इसकी वजह से आ रही हैं। यानी कहां आयरलैंड और कहां फलस्तीन की जंग, गजा की जंग, लेकिन इसका इंपैक्ट चेक करिएगा। वाशिंगटन में तकरीर हुई, उसका इंपैक्ट कहां आयरलैंड में आया कि वज़ीर आज़म जब मुस्ताफी हो गया तो खप पड़ी हुई है दुनिया में। और ये ना समझिए कि ये जंग सिर्फ गजा में लड़ी जा रही है, तो अगर ये सारी दुनिया में अब जंग फैल गई है, इसके असरात फैल गए हैं, इसकी पॉलिटिक्स सारी दुनिया में फैल गई है, तो फिर जो आउटकम है वो भी सारी दुनिया के सामने आने वाला है, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से हो, या फिर गजा से निकलने वाली तबाही के हवाले से हो, या ये गजा से जो सिक्योरिटी कोलैप्स होने वाली है उसके सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो फॉल आउट है, वो दुनिया भर में आने वाला है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू के ये हम कई महाजों के ऊपर फलस्तीनियों में जो है जंग लड़ रहा है, और पिछले 100 सालों में फलस्तीन ने ऐसी कोई जंग नहीं लड़ी है कि जिसको इतनी ज्यादा सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर हुई हो और इस हद तक उसके इंपैक्ट पैदा हुए हों। आखिर में नाज़रीन, मैं अरबों के हवाले से एक चीज शेयर करना चाहता हूं जो कि इसराइली मीडिया ने दरअसल शेयर की है, और ये चीज बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प चीज है। नाज़रीन, अरब मुल्क ये हैं जो इस वक्त जरा सॉफ्ट कार्नर रखे हुए हैं, या जिनकी नॉर्मलाइजेशन है इसराइल के साथ, या वो करने जा रहे थे, वो अरब मुल्क इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भाई ये जो हमास जो कि तंजीमें थी, हिजबुल्ला, यमन, ये तो किसी खाते में नहीं थे, और ये आज हीरो बन चुके हैं। आलम इस्लाम के भी दुनिया में रेजिस्टेंस की ये अलामत बन चुके हैं, और दुनिया इनको बहुत कदर की निगाह से देख रही है कि भाई ये खड़े तो हुए हैं ना, डट के फिरौन के सामने, ताकतवर के सामने खड़े तो हुए हैं। तो हमारा जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुआ है, हमारे अपने जो एक आलम इस्लाम में जो एक इमेज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मिसाल के तौर पे पहले मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया रिपोर्टेड अ सऊदी सोर्स, हमास, हिजबुल्ला, अंसारुल्लाह एंड ईरान अपीयर एज हीरोज and we the Arab countries that normalize relations with Israel appears as traitors। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब अरब ये मुल्क ये कह रहे हैं, इसराइली मीडिया उनको कोट कर रहा है कि जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन की या करने जा रहे थे, ये सॉफ्ट कार्नर रखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमें गद्दार बतौर हमारा इमेज पैदा हो गया है, और ईरान जैसे मुल्क, यमन जैसे मुल्क, लेबनान और हिजबुल्ला और हमास, ये एज अ हीरो इमर्ज होकर सामने आए हैं। हाँ, हीरो लीडर तो हमें होना चाहिए था, लेकिन ये हीरो बनकर सामने आ गए, हम जो है वो ट्रेटर बनकर सामने आए। तो आप मुझे बताइए, आज उनकी जुबानी आपने सुन लिया कि हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। ट्रेटर किस में बने हैं, वो कहां पर ट्रेटर बने हैं, मरीख पर तो नहीं बने, अपने मुल्कों में ही बने हैं ना, अपने अवाम के सामने उनका इमेज खराब हुआ है ना, और कहां पर खराब हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो इनकी पॉलिसी है, इनको बहुत बड़े आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं कुछ ज़्यादा इनके हवाले से बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ समझना चाहिए कि आज तारीख अपना धारा बदल रही है। तो जब तारीख धारा बदलती है तो आपको गलत साइड पे नहीं खड़ा होना था, बल्कि आपको सही साइड पे खड़ा होना होता है, वरना ये जो सुनामी होता है ना, ये आपको लहरों में बहा ले जाता है। तो आपने सुनामी के सामने खड़ा नहीं होना। आज यूरोप की हुकूमतें नहीं खड़ी हो पा रही, तो आप कैसे खड़े होंगे, ये सिर्फ आपको सोचना है। अब नाज़रीन, आखिर में अगर मैं जल्दी जल्दी लेबनान के हवाले से खबरें आपके सामने रखूं, तो उसमें जो बड़ी खबर ये सामने आई है कि टैंक्स को तबाह किया गया है। यानी ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि इससे पहले बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, गैदरिंग्स को, हेडक्वार्टर्स को और बाकी चीज़ों को, लेकिन टैंक्स को निशाना बनाना, इससे पहले वो व्हीकल्स वाली अब वो चलना शुरू हुई, अब टैंक्स वो लेबनान में तो दाखिल नहीं हो रहा है, वो तो अपनी टेरिटरी में खड़े हैं। तो उनकी टेरिटरी में खड़े हुए टैंक्स को निशाना बनाना ये बहुत ही गैर मामूली है। तो हिजबुल्लाह ये बता रही है कि उन्होंने
ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے ٹینکس کو میٹولا سائٹ میں، اور اسرائیلی میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2 اینٹی ٹینک میزائلز ور لانچ فرام لیبنان ٹورڈز آرمی پوزیشنز ان دا میٹولا، تو وہاں پر جو اسرائیلی ٹینکس ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے مختلف اینگل سے، عالمی سیاست بھی بتائی ہے، ریجنل سیاست بھی بتائی ہے، حملے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، مغربی بینک کی بگڑتی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔